प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिससे बिहार की राजनीति में भैया तहलका मच गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टिकट मिलेंगी परफॉर्मेंस के आधार पर, कोई पैरवी ऐरवी नहीं चलेगी। साफ ये कहा है, क्या कहा है वो सुनाएंगे, मगर लोग जानकार जो कहने वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये जो संदेश दिया जा रहा है वो पार्टी के कार्यकर्ता, ये जो टिकट मांगने वाले हैं उनको दिया जा रहा है या अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस, वीआईपी, लेफ्ट पार्टियां हैं इनको दिया जा रहा है। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बिहार की बात शुरू करें उससे पहले आपको तेजस्वी यादव क्या बोले वो सुनवा देते हैं। सबको टिकट चाहिए, लेकिन टिकटवा तो 243 ना है। इस बार हम लोग ठोक ठका करके टिकट देने का काम करेंगे। ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा जो जनता के बीच रहेगा, सबको साथ लेकर के चलेगा, जो पार्टी और लालू जी के विचारधारा को मजबूत करेगा। वैसे लोगों को हम लोग टिकट देने का काम करेंगे। कह देगा कि फल्ला को देना, तो तेजस्वी पे जिम्मेवारी है सरकार बनाने की, इसको आप लोग खत्म करने का काम करें। तो ये था तेजस्वी यादव का बयान। अब इस बयान का क्या असर होगा, किसके लिए संदेश है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स जुड़ रहे हैं। पीयूष जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये जो बयान है, जो चर्चा का विषय बिहार में बना हुआ है तेजस्वी यादव का, वो किसको संदेश दे रहे हैं? जो मैं कह रहा था शुरुआत में अपने इंट्रो में कि भाई ये संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, जो टिकट के इच्छुक लोग हैं उनके लिए है, या जो सहयोगी पार्टियां हैं कांग्रेस पार्टी, वीआईपी, लेफ्ट पार्टियां, उनके लिए है? कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, ये बहुत स्पष्ट है सौरभ जी की राजनीति में जो है कि कहा कहीं जाता है और निशाना कहीं और साधा जाता है, और वही तेजस्वी यादव ने किया है। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच के एक बैठक में उन्होंने जिसको संबोधित वो कर रहे थे, तो वो निश्चित रूप से जो इशारा था कांग्रेस की तरफ मुख्य रूप से था, क्योंकि कांग्रेस इस बार फिर जो है कहीं न कहीं जो है 70 सीटों की मांग उनकी उठ रही है पिछले बार की तरह। और इस बार कांग्रेस अचानक बहुत एक्टिव हो गई है, जबकि दिल्ली में जो हार उनको मिली है, या तो उससे सबक लिया उन्होंने, या उनको अब समझ में आ रहा है कि कुछ करना ज़रूरी है वरना वो ख़त्म होती चली जाएगी। तो एकदम से जो एक्टिव हुई है वहाँ पे, और उन्होंने अपने प्रभारी को भी वहाँ नया जो है नियुक्त कर दिया। हालांकि अभी जो है कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला उन्होंने, और तमाम लोग जो है उसमें उनके साथ जुड़ रहे हैं। जेडीयू से जुड़े हैं, जो दशरथ मांझी के बेटे हैं भागीरथ वो जुड़े हैं, तो वो अनवर अली जुड़ गए हैं जेडीयू वाले। तो ये तमाम चीज़, तो कांग्रेस एकदम से एक्टिव हुई और कांग्रेस को ऐसा लगने लगा है कि इस बार वो जो है बिहार में बहुत अच्छा करने जा रही है। हालांकि दिल्ली में भी ऐसा ही उनको लग रहा था, लेकिन निश्चित रूप से ये इशारा उन्हीं की तरफ है। दूसरा मुकेश सहनी की तरफ भी था, क्योंकि मुकेश सहनी भी जो है कम से कम 20 से 25 सीटों की मांग करने में लगे हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही है जी। देखिए, लेफ्ट पार्टी का तो अपना एक सीमित प्रभाव क्षेत्र है, और लेफ्ट पार्टी का स्ट्राइकिंग रेट भी बेटर रहा है, खासकर सीपीएमएल का, और उससे ज़्यादा जो है कि मतभेद आरजेडी का नहीं है लेफ्ट पार्टी के साथ, क्योंकि लेफ्ट पार्टी जो है बेजा डिमांड नहीं करती है। और वो बल्कि एक स्टेटमेंट में देख रहा था तेजस्वी का है कि हम उससे बेहतर, कांग्रेस से बेहतर, हम जो है अगर हमको इतनी सीटें देनी है तो लेफ्ट को क्यों ना दें। क्योंकि 2020 का जो चुनाव देखिए हुआ था, उसमें कांग्रेस का ये था कि तो ये आज भी जो है कहीं ना कहीं जो तेजस्वी को लगता है कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से जो है कि महागठबंधन की सरकार बनने से चूक गई, और जो है कि तेजस्वी जो है मुख्यमंत्री बनने से रह गए। तो ये एक जो गले की फांस है उनके, और वो जो दर्द जो उनका है वो बार बार उभर के आता है। और निश्चित रूप से उन्होंने जो है दिल्ली के चुनाव के बाद, आप कह लीजिए, महागठबंधन की बात कर दी थी कि वो तो सिर्फ केंद्र में लोकसभा के लिए ही है। तो निश्चित रूप से इशारा उसी तरफ है, और मुख्य रूप से मुझे लगता है कि कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि कांग्रेस जो है सबसे बड़ा इस समय जो है पार्टी वो है, इस तरह की जो आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकती है
चाहे वो गठबंधन महागठबंधन का हिस्सा रहे या उससे अलग होकर भी चुनाव लड़े, तो भी जो है नुकसान जो होगा वो आरजेडी का होगा। क्योंकि देखिए वोट बैंक जो है, मुस्लिम बहुल इलाकों का वोट बैंक जो है, वो निश्चित रूप से उसमें कटौती आरजेडी की हो सकती है। तो सीधे सीधे उन्होंने ये करने की कोशिश करी है। लेकिन खैर मुझे लगता है कि ये चीज़ें चलती हैं और ये ज़रूरी भी है आपको जो है कि स्थितियाँ क्लियर करने के लिए, और कम से कम जो है कि एक बार्गेनिंग जो करनी होती है उस हिसाब से जो है। और आप अगर वीकर विकेट पे होते हैं तो इस तरह की बातें करना ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है एक बात और कही तेजस्वी ने कि इस बार हम उन्हीं को टिकट देंगे, किसी के रिकमेंडेशन पे नहीं देंगे, बल्कि जो लोग जो है कि वो क्षेत्र में रहते हों, लोगों के बीच में रहते हों, वो करेंगे। तो ये भी एक देखिए तंज है जो है कांग्रेस की तरफ था कि कांग्रेस के लगातार जो है कि इस मामले में बहुत कमज़ोर पार्टी कांग्रेस की है। खासकर बिहार में हमने देखा है कि वो पार्टी जो है कि सिर्फ जो है कि कमरों में बंद रहती है, पार्टी कार्यालयों में, उनके जो विधायक हों चाहे और जो नेता हों उनके, तो एक उस पर ही सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पे ही उन्होंने निशाना साधा है। और कहीं कहीं जो खबरें आ रही हैं कि आरजेडी जो है कि कम से कम जो है कि 40 से 50 से ज़्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। बहरहाल अभी बहुत समय है, देखिए क्या होता है। बिल्कुल बहुत समय है, इसमें कोई दो राय नहीं। राम बंधु जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं तेजस्वी, और खास तौर पर संदेश किसके लिए लग रहा है आपको? देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीट तो 243 है, तो जाहिर है यह संदेश उनके घटक दलों के लिए है। वामपंथी पार्टी, कांग्रेस और मुकेश सहनी, ये तीन उनके प्रमुख घटक दल हैं। संदेश तो उनके लिए है क्योंकि सीटों की संख्या वो 243 बोले हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने दो बातें कही हैं। एक की सीट 243 है, किसी की पैरवी नहीं सुनेंगे। तो राजद के अंदर पैरवी कौन करता है? राजद के अंदर पैरवी उनके भाई और उनकी बहन मीशा भारती या बड़े भाई, यही लोग चाहते होंगे कि लालू यादव या राबड़ी देवी के सौजन्य से अपने लोगों को टिकट दिलवाए। हो सकता है एक संदेश वहां भी हो, परिवार के अंदर भी, कि सब कुछ पार्टी के दफ्तर से तय होगा। परिवार में अगर कोई परिवार का सदस्य कोई पैरवी करके किसी को टिकट दिलवाना चाहता है, वो संभव नहीं है। दूसरा संदेश, क्योंकि उन्होंने कहा कि 243 सीट है, इसका मतलब है कि वो स्पष्ट तौर पे कांग्रेस को एक संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी घटक दल को मनमाने तरीके से वो सीटें नहीं दे सकते हैं। दरअसल बात ऐसा केवल कांग्रेस 70 सीटें मांग रही हैं और आरजेडी चाहती है कि वो उनको 35 से 40 सीटें दें। एक सीटों के अंकगणित के अतिरिक्त जो वोट बैंक है उनमें भी आरजेडी की मनमानी चलती है। आरजेडी केवल सीटों की संख्या ही तय नहीं करना चाहती है कांग्रेस के लिए, वो सीटें कहां कहां मिले ये भी वो तय करना चाहती है, जो अब तक करती आई है। कांग्रेस के सीटों के बंटवारे में, अपने लोगों के वितरण में भी आरजेडी की दखल अंदाजी अब तक चलती आई है, और वही पैटर्न वो चाहते हैं कि कायम रहे, और इसीलिए टकराहट बन गई है। जैसे कि कांग्रेस का जो मूल जनाधार मुस्लिम समाज में था, दलितों में और सवर्णों में था। आरजेडी चाहती है कि जहां पे जनाधार इन तरह के समाजों का है, खासकर सवर्ण में भूमिहार राजपूत जहां पे हैं, या जहां पे अल्पसंख्यक समाज है, जहां पे दलित समाज है, वहां पे आरजेडी को सीट मिले, ताकि वोट बैंक हो वो ट्रांसफर हो सके। आप देखें कि जब से कांग्रेस आरजेडी के साथ लड़ रही है, उसकी पहचान कांग्रेस के बी टीम के रूप में हुई है। इसका खामियाजा तो कांग्रेस के जनाधार को पर ही तो आया है। कांग्रेस का जो जनाधार है, जो कांग्रेस के पास सवर्ण था, वो आरजेडी में शिफ्ट हो गया। बिहार में एमवाई का जो माई है, वो उसकी पहचान आरजेडी से ही जुड़ गई है। तो यही असली लड़ाई है। मुझे लगता है कि आरजेडी ये चाहती है कि बिहार में वैसे सीटों जहां पे अल्पसंख्यक समाज का बहुमत है, वो ज्यादातर सीटें आरजेडी के पास आए, वो कांग्रेस के झोली में न जाए, ताकि जैसे दूसरे राज्यों में जब भी कोई घटक दल है, अगर वहां पे कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है, तो सबसे बड़ा प्रभाव या सबसे तेजी से जो प्रभाव पड़ता है वो अल्पसंख्यक समाज पे पड़ता है। तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इसी संभावना से डरे हुए हैं, और इसी तरीके से चाहते हैं कि टिकट की संख्या और टिकट कहां कहां मिले, ये सब उसी के द्वारा तय हो। एक बात और है कि जहां तक स्ट्राइक रेट की बात है, वामपंथी पार्टियों को ज्यादा कांग्रेस से सीटें मिलेंगी, क्योंकि पिछले विधानसभा में वामपंथी पार्टियों का स्ट्राइक रेट अधिक हुआ है। लेकिन आप देखें कि वामपंथी पार्टियां महागठबंधन में आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस के क्यों नजदीक हैं। चाहे बीपीएससी का मुद्दा देख लीजिए, वो कभी भी आरजेडी के साथ जाके प्रदर्शन नहीं कर रही हैं, बल्कि वो कांग्रेस के साथ जाके प्रदर्शन क्यों कर रही हैं। वहां भी यही बात है। दलित वोट बैंक में भी
वामपंथी पार्टियों को भी ये डर है कि कहीं लंबे समय तक अगर वो गठबंधन में रह करके और अगर लड़े तो कहीं इस तरह का जैसे कांग्रेस का जनाधार शिफ्ट हो गया है आरजेडी में, कहीं उनके साथ भी ना हो। इसलिए वो भी पार्टी ये चाहती है कि जिस जिस जातिगत समीकरण का या जिस सामाजिक समीकरण का वो राजनीति कर रही है, वहां जिसका बहुमत हो वो सीटें उन्हीं को मिले। और इसी में लालू यादव की दखलंदाजी अब तक आरजेडी को लेकर के चलती रही है। बिल्कुल, आप तो साफ ये तौर जो पर ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ना सिर्फ कितनी सीटें दी जाएं ये करना चाहती है आरजेडी, बल्कि ये भी तय करना चाहती है कि कांग्रेस को कौन कौन सी सीटें दी जाएं, आरजेडी के मन से ये तय हो। जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे ये सीट बंटवारे को लेकर विवाद गहराता जाएगा, बयान आते रहेंगे। मगर अगर हम कांग्रेस की बात करें खास तौर पर, तो जो उनका पिछला परफॉर्मेंस है 2020 का परफॉर्मेंस, वो था 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 19 सीटें जीते थे और जीत प्रतिशत मात्र 27% था। इसी को मुझे लगता है एक बेस बनाकर तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं ये बार्गेनिंग करने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस इस बार उतनी ज़्यादा सीटों पर न लड़े। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि 40 के करीब सीटें देना चाहते हैं, इससे ऊपर सीटें देना नहीं चाहते। वहीं कांग्रेस दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से उसने आम आदमी पार्टी का नुकसान किया, उसके बाद से और फ्रंट फुट पे है कि अगर हमारे साथ या हमारे शर्तों के हिसाब से नहीं चलोगे तो जैसे आम आदमी पार्टी हारी है वैसे ही बिहार में भी कुछ भी हो सकता है, तो साथ रहना ज़रूरी है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे लगता होंगी। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे पीयूष जी कि भाई जो कांग्रेस का स्टैंड है दिल्ली चुनाव के बाद खास तौर पर, और आरजेडी जैसे लगातार, भाई कांग्रेस एक ज़माने में फ्रंट फुट पार्टी होती थी और जब से लालू प्रसाद यादव के साथ आए उसके बाद से जूनियर पार्टी बन के रह गई, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी भी यही चाहते हैं कि वो जूनियर पार्टनर बन के ही रहे। मगर वहीं फिर कांग्रेस के लिए भी शायद आगे की राजनीति को देखते हुए ऑप्शन देखने तलाशने का क्या वो प्रयास करेगी कि जो तमाम और यहाँ पर पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ वो अलग चली जाए। कैसे देख रहे हैं आप भविष्य? देखिए, कांग्रेस एक डिलेमा में तो है, डिलेमा में वो दिल्ली में भी थी और जिसकी वजह से वो अपना जो है कि लड़ाई जो है ठीक से लड़ नहीं पाई वो शुरुआती दौर में जो है। और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा यही है कि देखिए उनका, और ये क्या हो रहा है कि कांग्रेस के हर राज्य के चुनाव के दौरान जो है, जो प्रदेश का उनका जो एक नेतृत्व है वो लगातार अलग लड़ने की जो है पैरवी करता रहा है, जबकि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कहीं न कहीं गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ने की बात करता रहा है। हरियाणा में हमने यही देखा, जिसका खामियाजा जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ा। यही बात दिल्ली में हुई और फिर अंत में जो है कि जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो है कि ये तय किया कि नहीं, अलग ही चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, बिहार में भी स्थितियां मुझे कुछ इसी तरह की दिखाई दे रही हैं, जिस तरह से तैयारी कांग्रेस कर रही है और जो दबाव बन रहा है वहाँ उनका जो राज्य स्तरीय जो उनका जो नेतृत्व है। अभी अगर आपका ध्यान में आकर्षित करूं, तारिक अनवर साहब का भी एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि हमें जो है कि अलग ही अकेले चुनाव लड़ना चाहिए वहाँ। और दूसरी बात देखिए, कांग्रेस के लिए अब रिवाइवल का, पूरे देश में ये रिवाइवल का एक बात चल रहा है कि वो स्टेक पे है। नहीं तो कांग्रेस जो है कि एक लोकसभा में भी वो चुनौती नहीं दे पाएगी अगर वो राज्यों के चुनाव में जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है। तो बिहार में और बहुत बड़ा संकट इसलिए भी मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस कैसे ये कर पाएगी कि गठबंधन में रहे न रहे, जैसे आपने भी कहा। और उसके और हमारे को जैसे राम बंधु जी भी कह रहे थे कि वो एक कॉमन इनका एक वोट बैंक है आरजेडी का और कांग्रेस का। लेफ्ट का अपना एक अलग है, मान लीजिए आप ट्राइबल इलाके में ज़्यादा उनका प्रभाव है, लेकिन आरजेडी और इनका जो है दलित है या यादव, आरजेडी का ज़्यादा है उनके पास, लेकिन जो अल्पसंख्यक समाज है वो बहुत ज़्यादा है और वो कांग्रेस की तरफ उसका झुकाव अब दिखाई दे रहा है। ये भी एक चिंता जो है आरजेडी को है। और कांग्रेस के देखिए सबसे बड़ी और समस्या ये है कांग्रेस से इस समय जो वहाँ पे है, पप्पू यादव की क्या भूमिका होगी। पिछली बार तो लालू यादव जी के जो है कि दबाव में जो है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो है उनको वो सीट नहीं दी गई और वो पूरी तैयारी कांग्रेस ने कर ली थी, लेकिन अंत में जो है लालू प्रसाद यादव के दबाव में नहीं दी। लेकिन पप्पू यादव वहाँ से अपना इंडिपेंडेंट जीत के आए। तो पप्पू यादव जिस तरह से चुनाव उन्होंने लड़ा, दिल्ली में भी प्रचार किया कांग्रेस का बड़ी मुस्तैदी के साथ, तो पप्पू यादव एक बड़ा चेहरा है बिहार की राजनीति में। तो कांग्रेस के लिए एक संकट ये भी है
कि वो उनको सामने फ्रंट में लाए। अगर लाती है तो फिर लालू प्रसाद की नाराजगी होगी। तेजस्वी को खतरा है यही कि अगर वो आ जाते हैं, एक तो यादव है वो, और दूसरी बात है कि एक काफी जो है कि उनका एक लोकप्रियता है बिहार में, और तो ये एक बड़ी संकट है कांग्रेस के लिए। तो मुझे लगता है कांग्रेस ज्यादा जो है इस संकट से जूझ रही है, और उसके लिए ये तय कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि वो महागठबंधन का हिस्सा बने या नहीं हो। मुझे लगता है इसीलिए वो जो है आंखें भी दिखा रही है आरजेडी को कि हम तो 70 से कम पे नहीं मानेंगे, क्योंकि यही जो बिहाइंड द सीन जो इशारे यही हैं कि देखो हमारे पास पप्पू यादव है, हमारे पास मुस्लिम का एक जो है वो वोट हमारी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और तीसरा जो है कि एक हम जो है संगठन को जिस तरह से वो एक मजबूती प्रदान कर रही है कांग्रेस, अपने रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर तेजस्वी की चिंता है। मुझे लगता है कांग्रेस ज्यादा बड़े डिलेमा में मुझे दिखाई दे रही है, और कांग्रेस के लिए ज्यादा मुश्किल होगा किस तरह से वो चीज़ों को तय करे। आने वाला समय कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती का है। वो कैसे महागठबंधन को बचाए रहे, लेफ्ट को बचाए के साथ चले। आपने कहा कि दूसरे कोई ऑप्शन है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस नहीं, मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए आरजेडी से अलग होना, क्योंकि खासकर जब तक लालू प्रसाद हैं, हालांकि उन्होंने तेजस्वी को फ्री हैंड दे दिया है, और इसीलिए उन्होंने ये बात भी कही, ये बात से मैं सहमत हूं कि उनका एक इशारा अंदर परिवारवाद की तरफ भी था कि मीसा चाहे भारती हो चाहे तेज प्रताप हो, ये सबकी तरफ भी इशारा था। और क्योंकि इस बार उन्होंने फ्री हैंड उनको मिल गया लालू प्रसाद की तरफ से, तो मुझे लगता है तेजस्वी ज्यादा असर्टिव होकर काम करेंगे। लेकिन उनके लिए भी मुश्किल हुआ कांग्रेस से अपने को अलग करना, क्योंकि उसमें नुकसान दोनों ही पार्टी का होगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि दोनों ही पार्टियों को नुकसान हो सकता है अगर अलग जाते हैं, साथ में नहीं जाते हैं। श्याम किशोर चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, परफॉर्मेंस के आधार पर ही टिकट मिलेंगे। लोग जानकार कह रहे हैं कि भाई ये संदेश कहने के अपनी सहयोगी पार्टियों के लिए था। तो कांग्रेस के स्ट्राइक रेट की हम बात कर रहे थे, पिछली बार 70 सीटों पर लड़े, 19 पर जीते, तो 27% का ही स्ट्राइक रेट रहा। अब ऐसे में दिल्ली चुनाव के बाद शुरू हो गया है बिहार का चक्कर कि भाई क्या सीट फॉर्मूला रहेगा, उसको लेकर दबाव बनाने का प्रयास, तेजस्वी का बयान, कांग्रेस का अपना चल रहा है कि कांग्रेस की लोकल यूनिट चाहती है कि भाई एकला चलो, केंद्र चाहता है, जो केंद्रीय यूनिट है वो चाहती है कि भाई साथ पे रहे। क्या भविष्य देख रहे हैं आप? ये सीट फॉर्मूला जो है ये क्या फंसाएगा, कांग्रेस समझौता करेगी या अड़ी रहेगी? देखिए, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें कांग्रेस हार पार कर कम सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और जो वो 70 की मांग कर रही है पिछली बार की तरह, तो पिछली बार की परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी नहीं रही थी। अब 70 में लड़के 19 सीटें जीती, तो इस बार 70 लड़के ऐसा तो है नहीं कि 69 जीत लेगी, ऐसा तो है नहीं। और इसके सापेक्ष दूसरी चीजों पे हमें गौर करना चाहिए कि जो मोदी और शाह के नेतृत्व वाली जो वर्तमान बीजेपी है, इसको आप 2014 के पहले वाली बीजेपी से इस बीजेपी की हम तुलना नहीं कर सकते हैं। ये दूसरे ढंग की बीजेपी है, और जिस ढंग से ये आक्रामक चुनाव प्रचार करती है, और इनके पास मैन पावर भी है, चेहरे भी हैं जी, तो उस परिस्थिति में उससे चुनाव लड़ना बहुत आसान नहीं होगा किसी के लिए भी। और अगर अलग अलग लड़ेंगे तो सभी बिखर जाएंगे, सभी के वोट कटेंगे। एक रह के ही तूफान का सामना एकजुट रह के ही किया जा सकता है, अलग अलग दिशाओं में सबके भागने से नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से एक रहेंगे। आप देखें कि ठीक है, हरियाणा की बात कही पंत जी ने, और आपकी अभी दिल्ली की भी बात हुई, महाराष्ट्र को भी देखिए जी, और इसी के संग संग आप झारखंड को भी देखिए। झारखंड बिहार का ही एक टुकड़ा ही तो है। झारखंड में भी चुनाव हुआ अभी, तो कांग्रेस वैसे ही अड़ी रही थी। अल्टीमेटली यहाँ पे उसको पिछली बार के मुकाबले एक सीट कम मिली, एक या दो सीट कम मिली, और वो लड़ी। और परफॉर्मेंस पिछली बार की ही तरह रही, पिछली बार की तरह इसलिए कि बाद में इनके पास 2 और आ गए थे जेबीएम से टूट के, इनकी 18 सीटें हो गई थी, लेकिन ये 2019 के तरह 16 ही निकाल पाई।
तो अभी कांग्रेस का संगठन भी बहुत मजबूत नहीं ना है। दिक्कत यह है कि पिछले 10 वर्षों में सेंट्रल लीडरशिप हो कि स्टेट लीडरशिप हो, इन लोगों ने संगठन तैयार किया नहीं, और बिना संगठन के चुनाव लड़ना संभव नहीं है। दो ही चीजें होती हैं चुनाव में, संगठन, पैसा, और तीसरी बात शौक। तो इन तीनों में अभी कांग्रेस प्लस में तो नहीं जा रही है, माइनस में जा रही है। और पिछले रिजल्ट को लेके या स्थानीय प्रभाव को लेके देखें तो तेजस्वी यादव के सामने कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं है। हाँ, पप्पू यादव एक आ गए हैं उधर से और कांग्रेस में मिले नहीं हैं, मतलब आप कहिए कि मिले भी हैं, नहीं भी मिले हैं, लेकिन वो एक चेहरा इनके पास है। लेकिन पप्पू यादव की शर्तों पे या पप्पू यादव को सामने रख के तेजस्वी यादव से वैर मेरे ख्याल से कांग्रेस नहीं लेना चाहेगी। इसलिए कि जो 19 है वो भी फिर आएगा कि नहीं आएगा, मुझको इसमें शक लगता है। अभी से ही जो मैं सुन रहा हूं कि अगले बिहार विधानसभा के चुनाव से लेके अब तक प्रधानमंत्री के वहां कई कार्यक्रम लगने वाले हैं, इस बीच उनके कई दौरे होंगे, उनके मंत्री वहां दौड़ते रहेंगे, और उनके सामने एक चीज है कि जो सत्ता में है इसके चलते उनको वहां पे जाने आने में कोई खर्चा तो करना नहीं है, सारा कुछ सरकारी खर्चे पे होना है। तीसरी बात की लगातार जो शासन रहा है उसका भी प्रभाव है। एक और चीज, मतलब आप एक चीज को गौर करिए, शायद मैं देर से आया हूं, हो सकता है आप लोगों ने डिस्कस किया हो जी। कि अभी जो चल ही रहा है, एक महा इवेंट जो चल रहा है, जो महाकुंभ का जो महा इवेंट चल रहा है, उस इवेंट का भी लोगों पे प्रभाव है। ये केवल धार्मिक पर्यटन है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी हैं, और उस राजनीति से बिहार अछूता नहीं है, वो तो सटा हुआ है ना, दोनों तो सटा हुआ, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मुझको लगता है कि चुनाव के पहले तो होता है, सभी दलों में होता है, मेरे ख्याल से ये एनडीए में भी होगा, जेडीयू और लोजपा और भाजपा के बीच भी होगा, या अंदर अंदर थोड़ा बहुत चल रहा हो। अभी चूंकि टाइम है, हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में उनका भी सामने आवे, वहां भी रसाकसी चलेगी टिकट को लेके। लेकिन मुझको लगता है कि अल्टीमेटली ये लोग एक होके लड़ेंगे, और जो भाजपा का या कहिए मोदी जी का जो नया नारा है ना, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो ये एनडीए के लिए जितना है उससे ज्यादा इंडिया के लिए है। अगर ये एक नहीं रहेंगे तो फिर दिल्ली बन जाएंगे, हरियाणा बन जाएंगे, महाराष्ट्र बन जाएंगे। बिल्कुल, आपने जो प्रधानमंत्री मोदी के नारे को जोड़ दिया इन पार्टियों से, विपक्षी पार्टियों से, कि ये उनके लिए ज्यादा मुफीद साबित होगा, ये बात ठीक लगती है। कम से कम जो फिलहाल राजनीतिक परिदृश्य है उसमें तो ठीक ही लगती है। राम बंधु जी कैसे देख रहे हैं, साथ रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, या जैसा कि श्याम किशोर जी बोल रहे थे कि झारखंड में भी इसी तरीके से झगड़ा चल रहा था, मगर अंत में जो फॉर्मूला तय हुआ उस पर कांग्रेस लड़ी और वहाँ उनको फायदा हुआ। हरियाणा में और दिल्ली में बात नहीं बन पाई, वहाँ नुकसान हुआ। तो क्या लगता है कि केंद्रीय पार्टी कांग्रेस की चलेगी कि लोकल लीडरशिप कह रही है कि नहीं अकेले चलो? जी, झारखंड में साथ मिलकर लड़े तो लाभ हुआ, लेकिन झारखंड में कांग्रेस को सीटें मिली। जैसे कांग्रेस हरियाणा और दिल्ली में जितनी मांग कर रही थी उतनी उनको सीटें नहीं मिली। आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस जितनी सीटें की मांग करे, अगर वो 70 की मांग कर रही है, उसको 70 के बजाय अगर 35 मिल जाए तो जो, और उसके बाद वो घटक दल में शामिल है, तो उसके बाद उसकी एक कैसी छवि बनेगी? कांग्रेस को कभी ना कभी तो अपनी एक सशक्त छवि बनानी पड़ेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि वो अगर महागठबंधन छोड़ के अकेले चुनाव में लड़ती है तो सीटों की संख्या उसकी बहुत कम जाएगी या खत्म भी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के लिए स्थिति ये है कि वो घटक दल में रह करके अपनी जो छवि है वो राजद के बी टीम के रूप में, तो उसके रूप में लेकर के अब तक जैसे चुनाव लड़ती थी वैसे ही लड़ते रहे, या फिर कम से कम वो एक सम्मानजनक सीट भी ले ले। महागठबंधन में भी अगर वो उसको 70 के लगभग आसपास, मान लेते हैं कि 70 ना सही 65 हो 60 हो, लेकिन 70 के आसपास अगर उसको सीटें मिलती है तो वो कांग्रेस को उसकी अपनी वो बी टीम वाली छवि से उबरने में सहायता मिल सकती है। लेकिन अगर उसको सीटें भी आरजेडी तय करे और सीटों का वितरण कहां मिले ये भी आरजेडी ही तय करे, तो इससे कांग्रेस के अंदर आप देख लीजिए कि इससे पहले जो भी चुनाव हुआ 2020 तक कांग्रेस के अंदर स्पष्ट खेमेबाजी आपको दिखाई नहीं दी होगी। इस वक्त कांग्रेस के अंदर स्पष्ट 2 खेमे हैं जो मीडिया में भी आ रहे हैं। एक खेमा में कई नेता हैं जो बोलते हैं, आप देखें कि
किशोर कुमार झा वो बोले कि मुझे 100 सीटें चाहिए। एक विधायक कांग्रेस के प्रतिमा दास जी हैं, वो बोले कि मुझे स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक खेमेबाजी है, जो ये चाहता है कि या तो उसको सम्मानजनक सीटें मिले, 70 के आसपास सीट मिले, और नहीं तो फिर कांग्रेस अकेले दम पे चुनाव लड़े। भले ही कांग्रेस अकेले दम पे चुनाव न लड़ पाए, लेकिन इतना तो तय है कि इस चुनाव में कांग्रेस के अंदर एक खेमा है जो आरजेडी की छवि से उभर करके अलग चुनाव लड़ती है और उस चीज को अच्छे तरीके से या दो टूक तरीके से मीडिया के सामने रखती है। आप किशोर कुमार झा का बयान देख लीजिए, वो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरजेडी हमेशा से यही करती है, वो सीटों को मनमाने तरीके से वितरण करना चाहती है, मनमानी संख्या में वितरण करना चाहती है, इसीलिए चुनाव के अंत तक घाल मिल करके बनाए रखना चाहती है ताकि चुनाव के अंतिम महीनों में ही टिकट का बंटवारा होगा। तो उन्होंने स्पष्ट और डुटुक आरजेडी पे आरोप भी लगाया है। ये जो हालात कांग्रेस के अंदर हुआ है वो पहली बार हुआ है। एक बात और समझिए कि इससे पहले की विधानसभा चुनाव में हम लोग कोई इस मुद्दे पर तो डिबेट करते हुए नहीं दिखे होंगे शायद कि क्या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। ये पहला अवसर है कि जब कांग्रेस के अंदर जो एक खेमा है वो मुखर होकर के बाहर आया है। और बात बस वही है कि जो वामपंथी पार्टियां हैं, वामपंथी पार्टियों को तो टिकट के बंटवारे में तेजस्वी यादव ने कहा है कि कांग्रेस से बेहतर तो उन्हें टिकट देना है, तो फिर वो भी क्यों नाराज हैं? वो भी देखिएगा कि आरजेडी की तुलना में कांग्रेस के ही साथ हैं। जब दिल्ली चुनाव परिणाम आया था तो दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी अपनी सीमा भूल जाती है, सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो यहां तो उनको सम्मानजनक सीटें देने की बात, या पिछले चुनाव में जितना सीट मिला था उससे कम सीट देने की बात तेजस्वी यादव या आरजेडी की ओर से नहीं कहा गया है। तो ये वोट बैंक का जो शिफ्ट होता है घटक दल में, इधर से उधर शिफ्ट हो जाना, ये बात अखर रही है कांग्रेस को भी, और कांग्रेस के ही का जो परिणाम हुआ है उसके कारण वाम दलों को भी। और आप देख लीजिए कि राहुल गांधी जब भी आते हैं तो वो जातिगत जनगणना का इशू उठाते हैं। जातिगत जनगणना तो आरजेडी उसी जातिगत जनगणना के सहारे तो जनता के बीच वो जाने वाली थी, और उन्हीं के सहयोगी ने उन पे सबसे पहले हमला किया है। तो पहली बार महागठबंधन में कांग्रेस बनाम आरजेडी का जो राज झलक रहा है मीडिया में स्पष्ट तरीके से, दुटूक तरीके से, ये तो प्रमाणित करता है कि कांग्रेस के अंदर खलबली है और कांग्रेस के अंदर एक वर्ग का निर्माण हो चुका है जो नए कलेवर में आके चुनाव लड़ना चाहता है। लेकिन बात ये भी बात सही है कि कांग्रेस अगर अपने दम पे चुनाव लड़ेगी तो वो सीटें नहीं जीत पाएंगी। लेकिन आप देख लीजिए कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को चाहे सीटें नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस को तो लाभ हुआ। कांग्रेस की एक शक्ति की वो न जीत पाए तो हरा पाने में सक्षम है, इतनी तो उसकी उपलब्धि हुई है। कांग्रेस जहां भी घटक दल में है, खासकर अगर आरजेडी के साथ है, उसकी स्थिति वो कार्ल मार्क्स के उस सिद्धांत की तरह है, कमोबेश उसी सिद्धांत की तरह है कि गरीब के पास खोने के लिए क्या है। तो अगर यहाँ पे अपने दम पे लड़ेगी, सीटें चाहे जो भी आए, लेकिन उनकी एक सशक्त छवि आएगी, वो अपनी जो चुनावी जमीन है वो मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर वो पुराने तरीके से आरजेडी के ही देखते हुए ये बात कही भी जा रही है, दिल्ली को देखते हुए कि भाई दिल्ली में जिस तरीके से वो खुद तो नहीं जीते पर आम आदमी पार्टी को ले डूबे, तो उसी के बाद कहा जा रहा है कि भाई बार्गेनिंग पावर कहीं ना कहीं कांग्रेस की बढ़ी है और बिहार में वो ताकत लगाएंगे। अब कांग्रेस आगे बढ़ते हैं, वीआईपी पार्टी की बात कर लेते हैं। मुकेश सहनी, तमाम जानकार तो ये भी कहते हैं कि चुनाव तक वो साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी कहना मुश्किल है, मगर जो फिलहाल है वो तो साथ हैं और उनकी जो डिमांड्स हैं वो ऐसी हैं कि वो 40 से ज़्यादा सीटें चाहते हैं और एक डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं। पीयूष जी, क्या लगता है आपको, क्या जो ये डिमांड्स हैं उसके साथ में साथ रखना चाहेंगे तेजस्वी यादव इनको, या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने का तरीका है, और या फिर ये देखा जा सकता है कि आरजेडी को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा अगर मुकेश सहनी चला जाएंगे? कैसे देखते हैं? देखिए सौरभ जी, निश्चित रूप से ये दबाव बनाने का ही तरीका है, क्योंकि मुकेश सहनी जो है कि ठीक है उनके पास अपना एक वोट बैंक है, और पिछली बार वो जो है कि 4 सीटें लेके भी आए थे, लेकिन उनका एनडीए गठबंधन के साथ बहुत अच्छा जो है उनका अनुभव नहीं रहा है। तो उनके लिए मुझे लगता है कि रास्ता जो उधर नहीं है और इधर का ही है। वो इस बार कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो चाह रहे हैं अपने लिए जो है, और हर कोई देखिए, हर जो सहयोगी दल है वो अपने विस्तार चाहता है, अपने दबदबा को बढ़ाना चाहता है, तो इस तरह की बातें करता है।
लेकिन डिप्टी सीएम का मुझे लगता है पोस्ट मांगना थोड़ी कोई जल्दबाजी है। इस तरह से जो है कि आप बहुत ज़्यादा आप डिमांड कर रहे हैं तो आप जो है ज़्यादा दबाव में ला रहे हैं, उससे उसका नुकसान भी हो सकता है वीआईपी को। तो मुझे लगता है कि देखिए जहाँ तक आरजेडी का सवाल है और तेजस्वी का सवाल है, तेजस्वी चाहेंगे कि मुकेश सहनी बने रहे, क्योंकि अति पिछड़ा जो है उनका और जो वोट बैंक है उनका जो तो वो उसकी ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है, वो चाहे एनडीए अलायंस हो और चाहे जो है कि वो महागठबंधन हो, तो तेजस्वी को भी उसकी ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो उनके बिना उनका काम चल सकेगा। वो ज़रूरत है, हर एक घटक दल की जो है अपनी उनका वोट बैंक होता है और उसकी ज़रूरत होती है। तो ये अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है एक बार्गेनिंग पावर अपनी अपनी बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अंततोगत्वा जो है कि एक कोई प्रैग्मेटिक तरीके से जो है वो एक चीज़ें सेटल की जाएंगी और वही होना भी चाहिए। देखिए क्योंकि आपका ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग है, जो आप एनडीए जो है वो बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो नीतीश बाबू को ले ले और चाहे भाजपा को ले ले। भाजपा का संगठन जिस तरह से है, आरएसएस का रोल है उसमें, तमाम पूरे की पूरी सरकारों को वो उतार देते हैं चुनाव प्रचार में, और तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो एक इतना बड़ा ओपोनेंट रहेगा तो उसमें आपको फूक फूक के चलने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है इसीलिए जो है कि अभी ये सब पार्टियां अपना अपना जो है बनाती है, दबाव बनाने की कोशिश करती है, और उसके बाद जो है कि बाद में जो है कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आके थोड़ा उसमें एडजस्टमेंट होता है और लेन देन की बात होती है। तो मुझे लगता है कि ये चलता रहेगा, अभी हम देखते रहेंगे इस तरह की बातें। मुकेश सहनी के बारे में ये भी होता है कि वो उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो कहा जाए तो आप जो है कि किसी भी पार्टी पे जो है आज के राजनेता पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अंततोगत्वा जो है अपने हित की बात ही सोचते हैं, जहां उनको फायदा मिला उधर निकल जाते हैं। जीतन राम मांझी का ही उदाहरण हमारे सामने है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी इस तरह की कोई बात मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक दबाव बनाने की राजनीति चल रहा है, ताकि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है अपने झोली में ली जा सकें उस पर। यही अभी मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। श्याम किशोर जी कैसे देख रहे हैं वीआईपी पार्टी का रोल, क्या देख रहे हैं आप बिहार की राजनीति में? सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में यही कि भाई टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे चुनाव तक? ये तो कहना मुश्किल है। इसके लिए तो आप कह सकते हैं कि देवा न जानती, शायद ईश्वर भी न जानते हो कि टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। जी जी। तो ऐसी नहीं, एक दूसरी बात ये भी है कि देखिए पिछली बार जो एनडीए के साथ रह के वीआईपी पार्टी चुनाव में उतरी थी, उसके 4 विधायक जीते थे, उन चारों का हश्र क्या रहा? इनके जो जीतते भी हैं तो वो क्या कर देते हैं। लेकिन हाँ, एक है कि इनके साथ सर्टेन वोट बैंक है और थोड़ा थोड़ा समेट के ही ज्यादा होता है, एक जोड़ते ही तो 21 होता है। तो इसलिए इस चीज को तेजस्वी भी समझते हैं, और तेजस्वी मैं कहूंगा कि बहुत कम टाइम में बहुत सीजन लीडर हो चुके हैं, समझदार नेता हो चुके हैं, और वे खुद भी नहीं चाहेंगे कि इंडिया ब्लॉक में वहां बिखराव हो, और उस बिखराव का नुकसान तो सीधा सीधा तेजस्वी को ही होगा ना। सरकार तो उन्हीं को बनाना है, सरकार तो वही कहलाने वाले हैं, इतना तो तय बात है। अगर बने सरकार कहलाए तो वही कहलाएंगे। उसमें कांग्रेस हो कि वीआईपी हो कि आपके वाम दल हो, ये तो सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में रहेंगे। ये तो वैसे ही रहेंगे ना, जैसे पता नहीं आप गांव में रहे हैं कि नहीं रहे हैं। मैं बताऊं कि गांव में जब किसी के यहाँ बच्चा होता है और सोहर गाया जाता है, या शादी में भी जो औरतें जब गाना गाती हैं, गीत मंगल गीत गान गाती हैं, तो गाने वाली 1-2 ही होती हैं और पीछे से पुराने वाली होती हैं, हाँ करने वाली। तो ये लोग तो उसी भूमिका में हैं, पीछे वाली भूमिका में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में लेकिन इनकी जरूरत है, अकेले संभव नहीं है। तो तेजस्वी ऐसा करेंगे, और होता है ऐसा, हर जगह होता है और होगा। अभी सभी लोग अपना अपना अपनी अपनी ताकत तो बोलेंगे ही ना, कि 3 को 13 बताएंगे कि भाई हम 13 के लायक हैं, भले ही 3 हो या 3 के लायक भी ना हो। तो इनका नहीं, लेकिन मुझको जो लगता है कि वीआईपी से ज्यादा तेजस्वी महत्व देंगे माले को। अच्छा। जो मेरा अंदाज है, माले की परफॉर्मेंस सही रही है। वो लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी उसने अच्छा खासा वोट लाया था, और विधानसभा चुनाव में पिछली बार तो कहिए कि
इंडिया ब्लॉक, तत्कालीन जो इंडिया ब्लॉक तो था नहीं उस समय, महागठबंधन था। उस महागठबंधन में उसका द बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था, परफॉर्मर पार्टी है और थोड़ी विश्वसनीय पार्टी भी है। ऐसा नहीं है कि विश्वसनीय पार्टी नहीं है, वीआईपी टाइप की तो अविश्वसनीय पार्टी है नहीं। हाँ, इसमें तेजस्वी अपना भी जो रहा है हाल के वर्षों में, हाल के चुनाव में जो राजद का परफॉर्मेंस रहा है 75 से 80 सीटों तक का, तो ऐसी स्थिति में वो अपना अंदाज है कि 150 सीट या 140 या 150 के आसपास अपनी सीटें रख के बाकी पे बंटवारा करेंगे। उस बंटवारे में जिसको जितना मिल जाए, और कांग्रेस तो ठीक है 70-70 चिल्ला रही है, लेकिन 70 का रिजल्ट क्या था ये भी तो इसको देखना होगा ना। और इस 70 के बाद आप देखिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी उसका क्या प्रदर्शन रहा, बहुत बहुत शानदार तो नहीं रहा। हाँ, और एक है कि तेजस्वी हो कि राजद हो कि लालू प्रसाद हो, इनके मुंह में से सीट छीन के लाना, इनके जबड़े से सीट छीन के लाना कांग्रेस के वश का नहीं है। अगर रहता तो पप्पू यादव आज कांग्रेस के सांसद कहलाते, रहता तो हो सकता है कि कन्हैया आपके लड़ते, बिहार से लड़ते, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत तगड़े उदाहरण दिए हैं आपने श्याम किशोर जी, मैं देख रहा हूँ। और उदाहरण जो आपने दिया उसमें तंज भी अच्छा था कि भाई इतना आसान रहने वाला नहीं कांग्रेस पार्टी के लिए। और आपने कहीं ना कहीं संदेश देने का प्रयास किया, समझौता तो अंततः कांग्रेस को ही करना पड़ेगा अगर बिहार में परफॉर्मेंस वो चाहते हैं कि उनके मन मुताबिक रहे। राम बंधु जी, हम वीआईपी पार्टी की बात कर रहे थे। वीआईपी पार्टी का रोल, खासतौर पर जिस तरह की डिमांड्स हैं, कांग्रेस 70 मांग रही है और वीआईपी पार्टी के लिए 40 से ज्यादा हमको चाहिए और डिप्टी सीएम का पद चाहिए। दे पाएंगे तेजस्वी? जी हाँ, एक सीट भी है और एक डिप्टी सीएम का पद भी है। जी। और कांग्रेस की ओर से भी 2 डिप्टी सीएम का पद की मांग की गई थी, एक अल्पसंख्यक समाज के लिए, एक सवर्ण समाज के लिए। तो जहां कांग्रेस की ये हालत है, वहां पे क्या लगता है कि तेजस्वी आदमी की मनोकामना पूर्ण हो पाएगी? उन डिमांड है पद का और सीट का। पद का डिमांड तो बिल्कुल ही नहीं, सीट में भी उनका जो अपना डिमांड है वो जो है उनको उतना ही मिलेगा जितना का वो प्रदर्शन किए थे। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर किसी भी पार्टी को के पास अगर 3-4 की संख्या में विधायक होता है, 3-4, 1, 2, 3-4 की संख्या में विधायक हो, तो उसको तोड़ लेना दूसरे पार्टियों के लिए आसान होता है। तो ऐसे में इन पार्टियों को ज्यादा सीट देना और इन पार्टियों के जरिए, इन पार्टियों का बस इतना ही लाभ है कि उनका जो वोट बैंक है चुनाव के समय में, वो वोट बैंक या जो सहनी समाज का जो वोट बैंक है, उससे आरजेडी को दूसरे सीटों में भी मुनाफा होगा। लेकिन चुनाव के बाद इनकी स्थिति कैसी हो, ये किधर जाएंगे या किधर के जरिए तोड़ लिए जाएंगे, ये सब अनिश्चितता वाली स्थिति है। इसलिए इस तरह के पार्टियों को इतना अधिक सीटें तो देने का कोई राजनीतिक तर्क नहीं है। मांगना एक अलग विषय है, लेकिन राजनीतिक तौर पे ऐसा कोई तर्क नहीं है कि उनको इतनी सीटें दी जाए। दूसरी बात है कि इनके पास ऑप्शन क्या होता है कि ये इधर न मिलेंगे तो उधर चले जाएंगे। उधर भी अगर ये एनडीए में जाने की बात या पहल करेंगे भी, तो भी इनकी स्थिति तो वहां जो मांझी जी हैं और जो चिराग पासवान हैं, इनके बाद ही आएंगे। तो मुझे लगता है कि इनको इतना सीटें ना उधर मिल पाएगा ना इधर मिल पाएगा। आरजेडी बहुत ही सहजता से इनको उतना ही सीटें देगी जितना वो चाहती है, और उनको सीमित क्षेत्र पे, सीमित सीट पे चुनाव लड़वा लेगी। हाँ, ये जरूर आरजेडी करती है कि टिकट बंटवारों में भी वो दूसरे पार्टियों में भी वो अपने कैंडिडेट को घुसाना चाहती है। कांग्रेस में तो ऐसा वो बखूबी करती है, इसके कई उदाहरण हैं कि टिकट हो कांग्रेस का लेकिन जो उम्मीदवार हो आरजेडी का। देखना है कि क्या इस चुनाव में मुकेश सहनी के साथ भी ये प्रयोग हो रहा हो या कि नहीं, क्योंकि इसमें तर्क होता है कि हमारे आदमी प्रयोग करती रही है। आप कह रहे हैं कि आरजेडी क्या इस तरह का प्रयोग करेगी कि नहीं करेगी, इस पर नजर रहेगी, खासतौर पर वीआईपी ऐसी पार्टियों के बारे में। बिल्कुल ठीक है। मैं एक आखिरी सवाल आप तीनों लोगों से पूछना चाहता हूं और इसमें संक्षिप्त जवाब मैं चाहता हूं। इंडिया गठबंधन को लेकर जो लगातार चलता रहता है, जिस तरीके से हरियाणा में हुआ कि भाई साथ नहीं आ सके अरविंद केजरीवाल, फिर उसका बदला एक तरीके से दिल्ली में लिया गया, वहाँ पर भी साथ नहीं आए, दोनों जगह नुकसान झेलना पड़ा। अब बिहार की बारी है, तो क्या आप मानते हैं कि संदेश देने के लिहाज से, इंडिया को एकजुट रखने के लिहाज से बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? कैसे देख रहे हैं इसको पीयूष जी? हाँ, निश्चित रूप से सौरभ जी ये बहुत महत्वपूर्ण है बिहार, क्योंकि देखिए जो भी इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख आप कह सकते हैं जो कैटलिस्ट है, तो अगर हम नीतीश को हम छोड़ दें वो तो चले गए बीच में, लेकिन वो चाहे आरजेडी हो और कांग्रेस, ये दोनों प्रमुख रहे और आरजेडी और कांग्रेस
लगातार जो है एक मजबूती के साथ साथ खड़े रहे हैं। बाकी लोग इधर उधर करते रहे थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी जो है जिस तरह की दरारें सी, ये एक आशंका दिख रही थी कि शायद जो है जिस तरह से चुनाव हुआ महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, और फिर जो है कि दिल्ली में जिस तरह से खासकर दिल्ली को लेके और तमाम वो है तृणमूल से लेके और वो तमाम दलों ने जो है आरजेडी, तेजस्वी का भी एक स्टेटमेंट आ गया। नहीं तो देखिए, वो मुझे लगता है कि इसके बावजूद जो है कि तेजस्वी ने फिर ये स्पष्टीकरण भी दिया और महागठबंधन की इंटैक्ट रहेगा। और मुझे लगता है कि महागठबंधन का एक ये नेचर में निहित है कि एक जो है केंद्रीय चुनाव जो लोकसभा का है, क्योंकि देखिए उसका उद्देश्य क्या था कि बीजेपी को रोकना केंद्र के स्तर पे, तो इसलिए सारे एक साथ थे, उनके इंटरेस्ट जाके कोलाइड करते थे वहीं बीजेपी के खिलाफ। लेकिन राज्य के स्तर पे अलग अलग अपने अपने राजनीतिक हित होते हैं और हर पार्टी जो भी डोमिनेंट है वहाँ पे, वो जो है एक बड़े ब्रदर के रूप में वहाँ पे पेश आती है। ये हमने देखा, चाहे दिल्ली का मामला हो या हमने देखिए आपका क्या नाम हरियाणा की भी आप ले लीजिए, कांग्रेस वहाँ जो है कि आम आदमी पार्टी के से जिस तरह से उन्होंने बर्ताव किया वहाँ पे, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो वो एक कॉन्ट्राडिक्शन आप कह लीजिए, अंतर विरोध कह लीजिए, या उसका अंतर्निहित उसका जो चरित्र ये है जो इंडिया अलायंस का, कि वहाँ पे जो स्टेट पार्टीज हैं वो और जो उसके हिस्से हैं गठबंधन के, वो उनको अपनी ज़मीन भी इंटैक्ट रखनी होती है। तो वहाँ पे ये संभावनाएं लगातार उठती रहेंगी कि आपस में जो साथी हैं जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, वो आपस में लड़ते हुए दिखाई दे। मुझे लगता है ये शायद इसको बहुत मुश्किल होगा अवॉइड कर पाना, अगर आप जो है बहुत मतलब इंडिया गठबंधन के इंटरेस्ट में काम करें और एक कॉमन जो है एक आप जमीन तलाशें और एक अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी बात है इसमें। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो बड़ी पार्टी है राज्य स्तर की, उसको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इंटैक्ट रखने के लिए। तो उसमें वही होता है गिव एंड टेक वाली, कौन कितना सेक्रीफाइस करे, इसको लेके मामला फंसता है, ये हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि टेस्टिंग ग्राउंड तो निश्चित रूप से होगा। अगर बिहार में मान लीजिए कांग्रेस जो आरजेडी खिलाफ हो जाती है खड़ी, तो ये तो बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा, संदेश तो बड़ा सेटबैक ये रहेगा अगर ऐसा हो जाता है। मैं आपको रोकूंगा। श्याम किशोर जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आप कैसे देख रहे हैं इसको, ये जो लगातार एक संदेश देने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वो क्षेत्रीय दलों के साथ उतना सहज नहीं है, क्या बिहार में ये कंटिन्यू रहने वाला है या इंडिया बचेगा? अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो उम्मीद है, जो ट्रेंड रहा है, जो उम्मीद रही है और जो जरूरत है, तीन चीजें हैं ना, कि एक ट्रेंड, दूसरी उम्मीद और तीसरी जरूरत। तो इतना तो कांग्रेस लीडरशिप भी समझ रही होगी कि वो डाउनफॉल की ओर जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भले उनकी सीटें बढ़ गई, बाकी स्टेट्स में जो खंभे हैं लोकसभा चुनाव जीतने के लिए या लोकसभा में परफॉर्म करने के लिए, स्टेट्स ही खंभे होते हैं ना, इनके खंभे दरक रहे हैं, टूट रहे हैं जगह जगह। ऐसी स्थिति में बिहार एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे अभी हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे, हरियाणा हो दिल्ली हो, दिल्ली तो सेंट्रल कैपिटल भी है, हरियाणा और दिल्ली और बिहार और यूपी में आप बहुत फर्क है। बिहार जितना और दिल्ली जितना दोनों में बहुत फर्क है। दिल्ली जितना मतलब एक तरह से कहिए नगर पालिका जितना है ना, दिल्ली तो पूर्ण स्टेट भी नहीं है। हरियाणा वैसे छोटी सी जगह है और उसका वो महत्व नहीं है जो बिहार का है। बिहार और आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो है सो देश की राजनीति तय करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से लोग बात बनेगी, कम बेसी करना पड़ेगा, मोल तोल होगा और ये चलेगा और बात बननी चाहिए जो परिस्थितियां हैं। सवाल है कि तूफान के डर से लोग एक होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। डकैत के डर से गांव वाले भी एकजुट होते हैं। तो ये एकजुट होएंगे, कम बेसी होगा और अभी तो टाइम है। मेरा एक अंदाज यही है। बिल्कुल बिल्कुल। राम बंधु जी, क्या लगता है कांग्रेस कुर्बानी देगी इंडिया को बचाए रखने के लिए? देखिए, जो तेवर है कांग्रेस का बिहार में, उससे मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसको इंडिया बचाने की चिंता है। अब देखिए, दिल्ली हो या हरियाणा हो, वहां पे कांग्रेस के अंदर ऐसी कोई गुटबाजी या दो ग्रुप नहीं था जो एक चाहता था कि
आम आदमी पार्टी से गठबंधन करे और दूसरा नहीं। वहां बस एक मत है कि गठबंधन की अगर सीटें मनमाने तरीके से मिल जाते हैं तो गठबंधन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बिहार में स्पष्ट रूप से एक खेमा है जो ये चाहता है कि गठबंधन से बाहर निकल के और वो काम करे, क्योंकि कांग्रेस को अपने कई नेताओं की कुर्बानी देनी पड़ी है। आप देखिए अनिल शर्मा है, विनोद शर्मा है, असित नाथ तिवारी हैं, दलित नेता जो अशोक चौधरी हैं, आप पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, कई ऐसे नेताओं की कुर्बानी देनी पड़ी है कांग्रेस को बिहार की राजनीति से। तो ऐसे में एक खेमा स्पष्ट रूप से है। हरियाणा दिल्ली से बिहार की अलग थोड़ी अलग है। यहाँ पे खेमा है जो आरजेडी से बाहर निकल के चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन अगर आरजेडी 70 सीट या कांग्रेस जितना चाहती है उसके आसपास दे करके निकल लेती है तो कांग्रेस की ये जीत मानी जाएगी महागठबंधन में रहते हुए भी। और अगर आरजेडी जो 30 या 40 के लगभग में, जैसा कि यहाँ के बिहार की मीडिया में चल रहा है, अगर इतनी ही सीट दे दे और उसके बाद कांग्रेस उन्हीं सीटों पे मान के चुनाव लड़ ले, तो मुझे लगता है कि इससे तेजस्वी यादव की एक सशक्त छवि बन के उभरेगी और माना जाएगा कि कांग्रेस जो तेजस्वी यादव हैं उनमें एक बार्गेनिंग क्षमता है, एक मैच्योर बार्गेनिंग क्षमता आ गई है और वो कांग्रेस को अपने शर्तों पे खड़ा करके, अपने शर्तों पे ला करके और चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस किस मोड़ पे आती है, क्योंकि कांग्रेस का तेवर नहीं है। अगर ऐसा होता तो जातिगत कम से कम जातिगत जनगणना पे राहुल गांधी सवाल नहीं करते। तो तेवर कुछ अलग दिख रहा है, क्या होगा ये तो बिल्कुल। अब तेवर किस ओर ले जाएंगे बिहार की विपक्षी राजनीति को, क्योंकि चुनाव करीब है और इस तरीके मुझे लगता है तेवर दिखाने का और उसका जवाब देने का दौर जारी रहेगा अगले 6-7 महीने, जब तक कि चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती है। पीयूष जी, रामबंधु जी, श्याम किशोर जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बतलाने के लिए कि भाई बिहार की राजनीति कितनी दिलचस्प है। और ये राजनीति मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आता जाएगा और दिलचस्प होती जाएगी। तेजस्वी यादव का बयान आया कि भाई टिकट तो मिलेगा परफॉर्मेंस के आधार पर, कोई पैरवी नहीं चलेगी। तो संदेश क्या था, किसके लिए था, ये समझने का और आपको समझाने का प्रयास हमने किया। आप क्या सोचते हैं इस बयान के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।